हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, जो हम यूपी लेखपाल का जो बुक है इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। और इसमें हम जो है सबसे पहले जो आपका पर्यावरण और पारिस्थितिकी है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसमें 110 क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं जो आपके अभी तक यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने पूछे हैं। ठीक है, आपको पता है आपका लेखपाल में 5 मार्क्स का ये आना है, तो ये जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पार्ट बन जाता है। तो देख लीजिए 110 क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए। हर एक क्वेश्चन के पीछे लास्ट में इसका सॉल्यूशन भी है, तो वो भी आपको पढ़ते जाना है और देख लेना है आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बने थे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है कि बायोस्फीयर रिजर्व का विचार खालिस्तान द्वारा खालिस्तान कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। विकल्प हमारे पास ये दिए हैं कि यूनेस्को मानव एंड जीवमंडल, उसके बाद IUCN जैव विविधता पर सम्मेलन, WWF वैश्विक पर्यावरण सुविधा, या UNEP पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला, यूनेस्को मानव जीवमंडल। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व का विचार यूनेस्को द्वारा मानव और जैव मंडल कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? पहला वाला। ठीक है, तो आपने देख ही लिया है, पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर हम डेट देखना चाहते हैं तो ये लिखा है बायोस्फीयर रिजर्व का विचार 1973-74 में यूनेस्को द्वारा मानव और जीव मंडल कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। तो फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा है कि जल चक्र के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति हैं कौन कौन सी? महासागरीय धाराएं, वायु दाब में अंतर, पृथ्वी का घूर्णन और सौर विकिरण, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है, इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, सौर विकिरण। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, सौर विकिरण। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये सौर विकिरण इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपका कि घास के मैदान में, यहाँ पर लिखा है कि घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी पिरामिड का प्रकार कैसा होता है? तो आपको ये देखना है कि क्षैतिज होता है, उल्टा होता है, कि आपका सीधा होता है, कि आपका दोनों होता है। तो आपको पता है इसका जो पिरामिड होता है सीधा होता है। ठीक है ना, सीधा होता है। अच्छा, ये आप कैसे कह सकते हैं? ठीक है ना, जैसे आपको सीधा बताना है, ये सीधा कैसे होगा? जैसे सबसे आपका होता है पहले उत्पादक। ठीक है, पहले उत्पादक आएगा, फिर उसके बाद आपका प्राथमिक उपभोक्ता आएगा, फिर द्वितीयक उपभोक्ता आ जाएंगे, फिर आपका जो आएगा शीर्ष उपभोक्ता, और हम यह बात करेंगे, फिर लास्ट में आते हैं आपके अपघटक। तो ये एक तरीके से क्या होता है? एक दिशी होता है, आप याद रख लेना। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर एक लाइन भी लिखी है, तो आपको देख लेना है। घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी जो पिरामिड होता है वो सीधा बनता है हमेशा, याद रखना। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसमें सबसे नीचे अधिक घास, उसके ऊपर अपेक्षाकृत कम जनसंख्या, उसके बाद शाकाहारी जीव, उसके बाद ऊपर कम संख्या में मांसाहारी जीव आते जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम नेक्स्ट चौथे प्रश्न की। तो यहाँ चौथा प्रश्न लिखा है कि यहाँ लिखा है अचान कमार जो अमरकंटक है, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ये कहाँ पर स्थित है? तो आपने देखा होगा जो अमरकंटक है, तो आपको पता है अमरकंटक पहाड़ी MP में पड़ती है, MP में। ठीक है, तो आपको देखना है, यहाँ तमिलनाडु आपका आंसर होगा नहीं, उड़ीसा होगा नहीं, गुजरात होगा नहीं, तेलंगाना होगा नहीं। तो इसमें आंसर हमारा ई हो जाएगा। क्या? क्योंकि जो अचान कमार है वो अमरकंटक हमारा दूसरा नाम है। ये बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि अमरकंटक अगर मध्य प्रदेश में पड़ता है तो ये भी हमारा कहाँ? मध्य प्रदेश में पड़ेगा। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ राज्यों में, ये संयुक्त राज्यों में, यानी कि ये बॉर्डर लाइन पर पड़ता है। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट पाँचवें प्रश्न की। देखिए 110 प्रश्न हैं आपके, सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक बार ये क्वेश्चन तो देख लीजिएगा, उसके बाद अपना रिवीजन करते रहिएगा। तो पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों पर मानवीय मांग का माप क्या है? स्थान होता है, पारिस्थितिक पद चिन्ह होता है, इकोटोन होता है, या बायोम होता है? तो आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। तो ये पद चिन्ह का मतलब पैर के चिन्हों से पता लगाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? पारिस्थितिकी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय मांग का माप मुख्य रूप से पारिस्थितिकी पद चिन्ह कहलाता है। यह माप दर्शाता है कि मानव जाति प्रकृति से कितनी संसाधनों और सेवाओं की मांग करती है
और उनकी यह मांग पारिस्थितिकी तंत्र की जैव क्षमता से कितनी अधिक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा छठवां। लिखा है कौन सा जीव पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के रूप में कार्य करता है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। तो आपको याद रखना है सबसे पहले क्या होते हैं आपके जो उत्पादक होते हैं, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो सरकारी होते हैं, उसके बाद आपके द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, फिर आपके शीर्ष उपभोक्ता जिसे हम आप कह सकते हैं सर्वाहारी होते हैं, फिर इनको भी खाने वाला क्या होता है, लास्ट में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये होता है अपघटक। ठीक है, अपघटक। अब अपघटक वाला तो ऐसा कोई दिख नहीं रहा है, देखो शेर बाघ तो ये हमारे उपभोक्ता हो जाएंगे, तो ये शीर्ष वाले अपघटक तो होंगे नहीं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि जो बैक्टीरिया या कवक होते हैं, यहाँ स्पेशली कवक पे टिक करना क्योंकि कवक ज़्यादा बार आता है, लेकिन बैक्टीरिया कभी कभार पूछा जाए तो याद रख लेना। जो बैक्टीरिया और कवक होते हैं, ये ही कवक जो हैं या बैक्टीरिया हैं वो अपघटक की श्रेणी में आते हैं। तो देखिएगा आप सबसे पहले देखेंगे पौधे या घास, तो ये आपका उत्पादक हो जाएगा। ठीक, उत्पादक। ठीक है, फिर इसको खाने वाले जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, शाकाहारी। तो ये गाय और भैंस जो हो जाएंगी ये क्या हो जाएंगी, प्राथमिक उपभोक्ता, फर्स्ट उपभोक्ता। ठीक है, इसके बाद इसको खाने वाले ये मांसाहारी हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे द्वितीयक उपभोक्ता। फिर इनको भी खाने वाले जो शीर्ष उपभोक्ता होते हैं वो अगर मर जाते हैं या बाघ मर जाएं, तो लास्ट में जो शीर्ष उपभोक्ता होते हैं उनको खाने वाले या उनको मिट्टी में मिलाने वाले जो होते हैं वो बैक्टीरिया कवक काम करते हैं, इन्हें ही अपघटक या डीकम्पोजर कहा जाता है। तो आपको क्या याद रखना है कि जो अपघटक होते हैं इन्हें हम डीकम्पोजर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी होगा डीकम्पोजर, ये हो गया। ठीक, चलिए तो हम बात करते हैं ये आगे, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आएगा हमारा। चलिए ये आपका ये आंसर सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा सातवां। तो सातवां क्वेश्चन देखेंगे, लिखा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकरणीय सामग्री नहीं है। कपास, जानवरों की हड्डियाँ, एल्यूमिनियम फॉयल या लकड़ी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनमें कौन सी नहीं है, कपास, जानवरों की हड्डियाँ या एल्यूमिनियम फॉयल या लकड़ी। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इसकी बात कर लेते क्या, जीवों के माध्यम से जिन पदार्थों का रासायनिक विघटन संभव है उन्हें हम जैव निम्नीकरण या बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैविक पदार्थ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित किए जा सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉयल बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जबकि कपास, जानवर की हड्डियाँ, लकड़ी आदि ये बायोडिग्रेडेबल हैं। यानी कि इनको अपघटन किया जा सकता है लेकिन इसका नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। चलिए अब हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन जो होगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा, इस पर हम स्टार लगाएंगे क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन में पूछा जाता है पारितंत्र के या पारिस्थितिक तंत्र के कितने घटक होते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के पहली बात तो याद रखना दो घटक होते हैं। ठीक है, मूल दो घटक होते हैं। अब कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक तो होता है आपका जैविक। ठीक है, एक कौन सा होता है, जैविक, जिनमें जीवन होता है। ठीक है, और एक आपका होता है अजैविक। ठीक है, अजैविक। अजैविक अजैविक का मतलब क्या होता है, जिनमें जीवन नहीं होता है। ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा कौन सा, अजैविक। चलिए अजैविक हो जाएगा। अच्छा, अब एक बात बताइए, जैविक और अजैविक घटक ये हो जाएंगे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। तो यहाँ पर जीवी और अजीवी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा इसकी जो संरचना है इसकी बात कर लेते हैं, फिर हम आपको थोड़ा बहुत समझाएंगे। यहाँ पर बात करेंगे कि जो पारितंत्र है, इकोसिस्टम है, 1935 में एजी टेंसले के द्वारा पारितंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी और टेंसले के अनुसार पारितंत्र के दो मूल घटक बताए गए थे, जिनमें उनकी संरचना में एक अजैविक और एक जैविक दो घटक होते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा की बात की जाए तो अर्नेस्ट हैकल, यानी कि पारिस्थितिकी के जनक जो हैं वो अर्नेस्ट हैकल हैं। ठीक है, चलिए आगे हमारा पॉइंट बनता है कि पारिस्थितिकी जो इकोलॉजी शब्द है ये किसने प्रयोग किया था, सबसे पहले तो अर्नेस्ट हैकल ने, और 1866 में। देखिए कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गए। हमने देखा कि सबसे पहले पारिस्थितिकी के जनक की बात की जाए तो कौन है, अर्नेस्ट हैकल। क्यों, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का यूज़ किया था और इनका नाम क्या है, अर्नेस्ट हैकल, और ये कब किया था, 1866। अब ये दूसरा वाला सन कब का है, 1935 का है, तो ये तो बहुत बाद का है। तो हम क्या करेंगे, ये इन्होंने बाद में परिकल्पना दी थी कि इकोसिस्टम होता क्या है, तो ये इन्होंने इकोसिस्टम की परिभाषा बताई थी। ठीक है, तो ये तीन तो पॉइंट ये हो जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, अब आपसे अगर हम आपसे पूछ लें कि आप बताइए कि जो सूर्य है वो आपका जैविक घटक है कि अजैविक घटक है।
जल्दी से बताएं। सूर जो है आपका जैविक घटक है कि अजैविक? आपको याद रखना है जैविक घटक वो होंगे जो सांस लेंगे या जिनका आकार परिवर्तन होगा, बढ़ते रहेंगे, ठीक है, आकार परिवर्तन होगा, ठीक है। और जो सांस नहीं ले सकते, जीवन नहीं होता है जिनमें, और उनका जो आकार में बढ़ते भी नहीं हैं, तो वो क्या होते हैं? अजैविक होते हैं। अब जैसे बताएं, जैसे हम कोई प्राणी जीव ले लें, तो आपको पता है उस श्वसन भी करता है और उसके आकार में वृद्धि भी होती है, तो वो तो हमारा जैविक हो जाएगा घटक। सूर हमारा अजैविक में आएगा, क्यों? ये कोई सांस लेता तो है नहीं, ठीक है ना। मिट्टी किस में आएगा? तो मिट्टी भी अजैविक में आएगा। चलिए आगे बात करेंगे हम। सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र जो शब्द का प्रयोग है वो किसने किया था? तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्नेस्ट हैकल ने। अब अर्नेस्ट हैकल अगर आपको नहीं मिलेगा तो अच्छा ये क्या है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था हमारा किसने? अर्नेस्ट हैकल ने। तो अर्नेस्ट हैकल हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन फिर यही जाता है, क्योंकि अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में, जबकि एजी टेंसले ने ये कब? 1935 में ये इसका यूज़ किया था, ठीक। तो हमारा इसका आंसर क्या बनेगा? हमारा पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक। तो अब इसकी बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र जो है इस शब्द का प्रयोग किया था, किसने किया था? एजी टेंसले ने। हमने बात कर ली थी, इस यहाँ पर लिखा भी है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेज पारिस्थितिकी जो विद थे, वैज्ञानिक थे या कृषि वैज्ञानिक, एजी टेंसले ने किया था। अपनी पुस्तक इकोलॉजी 1935 में ये किया था इसका जिक्र, ठीक है। बस ये आपको आगे की चीज़ नहीं याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। अच्छा एक चीज़ और हो सकता है क्वेश्चन में, डेफिनेशन, कि पेड़ पौधे हो जाए, जीव जंतु एवं भौतिक पर्यावरण को सामूहिक रूप से पूरा हम क्या कह सकते हैं? जो इकोलॉजी सिस्टम है वो हम कह सकते हैं, ठीक है, पूरा। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा 10वां क्वेश्चन है कि किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को क्या कहा जाता है? तो फौना कहा जाता है, फौना, ठीक है, फौना कहा जाता है। तो इसका आपको याद रख लेना है फौना क्या होता है, ठीक है। तो दो चीज़ें आपको याद रखना है, एक फौना और एक फ्लोरा। तो आप देख लेते हैं क्या होता है। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य या समूह को फौना कहा जाता है, ठीक है, तथा किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति के समूहों को फ्लोरा कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर तो पशु बोल रहे हैं तो फौना हो जाएगा, और जब वनस्पति बोलेंगे वही चीज़ को तो हम क्या करेंगे? फ्लोरा कह देंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए अब हमारा एक ही क्वेश्चन बचा है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? अब अजैविक का मतलब जिनमें जीवन होता है, और अजैविक नहीं लिखा है अगर क्वेश्चन में, तो ये किसकी बात की जा रही है? तो ये हमारी जैविक की बात की जा रही है। तो जैविक का मतलब जिनमें श्वसन होता है, जीवन होता है। अब एक बात बताइए, पानी में जीवन होता नहीं है, हवा में होता नहीं है, मृदा में होता नहीं है। अभी हमने पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था कि जो कवक और जो जीवाणु होते हैं उनमें जीवन पाया जाता है, जो अवघटक होते हैं, डीकम्पोजर होते हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे बात करेंगे हम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक प्रयास क्या क्या किए गए हैं इसके बारे में। तो वर्ष खालिस्तान के वन संरक्षण अधिनियम के अधिनियमन से भारत में वनारोपण प्रक्रिया तेजी से आई थी। तो ये कब आया था? तो वनारोपण प्रक्रिया, तो ये अब इसमें वनारोपण की जो प्रक्रिया है बहुत तीव्र हुई थी वन संरक्षण अधिनियम 1980 के द्वारा, ठीक है। तो 1980 के द्वारा याद रख लेना। तो यहाँ पर ये आपको देख लेना है क्या, भारत में वनारोपण तथा वनों के संरक्षण के लिए 25 अक्टूबर 1980 को वन संरक्षण अधिनियम आया था, इसे अधिनियमित किया गया था, ठीक है। तो ये आपका महत्वपूर्ण है, आपका सन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है आपका, चलो ये हो जाएगा क्वेश्चन। सम्मेलन में वैश्विक जलवायु नीति को आकार देने में भारत की सक्रिय भागीदारी देखी गई, विशेष रूप से पेरिस समझौता और विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त पोषण के संबंध में। क्या सही है? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन जो सम्मेलन COP28 2023 में हुआ था, इसमें ये बात करी गई थी, या संयुक्त राष्ट्र जलवायु जो परिवर्तन सम्मेलन है 2021 का COP26 इसमें बात की गई थी। तो बाकी का हम देख लें, ये तीसरा G7 का सम्मेलन था और ये नन ऑफ दिस, तो ये तो है ही नहीं। तो आपको याद रखना है पहला ही ऑप्शन सही है, जो COP28 जो है COP28 2023 में
जो हुआ था, और ये कहाँ, यूएई में हुआ था, ठीक है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 याद रखेंगे, ये 2023 में यूएई में हुआ था, इसमें ये बात की गई थी। तो यहाँ पर डिटेल भी देख सकते हैं, यहाँ पर डिटेल लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन जो सम्मेलन है 2023 का, जिसे हम COP28 के नाम से जानते हैं, ये संयुक्त अरब अमीरात यूएई की अध्यक्षता में किया गया था। और ये 30 नवंबर से 13 दिसंबर 2023 तक ये दुबई में संपन्न हुआ था, ठीक है। इतना चीज़ें याद रख लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया 28वां। लेकिन हाल ही में आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 की बात की जाए, COP30, ये ब्राज़ील के बेलन में संपन्न हुई है। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पर, बेलम। तो आपने क्या देखा, COP28 जो है आपका कहाँ हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। COP29 की बात की जाए तो बाकू अजरबैजान, और COP20 जो 20 ये क्या है हमारा 2025 में ये COP30 का ये कहाँ है, बेलम ब्राज़ील में संपन्न हुआ है। तो एक बार COP29 का भी याद रख लेना। मतलब क्या है, आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, COP28 कब हुआ और किसकी कहाँ पर हुआ और किसकी अध्यक्षता में हुआ, COP29 की और COP30, ये तीनों की चीज़ें याद रख लेना, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम। नेक्स्ट हमारा 14वां प्रश्न क्या है, लिखा है जैविक या विविधता या जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ था। तो हम बात करेंगे ये 1 अप्रैल 2024 से लागू हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जैविक विविधता संशोधन अधिनियम जो है 2023 को 3 अगस्त 2023 को स्वीकृति मिली थी तथा 1 अप्रैल 2024 से ये लागू हो गया था। यानी कि 2023 में स्वीकृति मिल गई थी और लागू ये 2024 से हुआ था। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लिखा है कि यहाँ लिखा है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC की रूपरेखा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष खालिस्तान में जारी की गई थी। तो हम बात करेंगे तो ये 2008 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, 2008। तो आपको याद रखना है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, जिसे हम NAPCC की रूपरेखा कह सकते हैं, ये भारत में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनके द्वारा ये की गई थी जून 2008 में। चलिए आगे बात करेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड का सम्मेलन है, वेटलैंड्स का सम्मेलन है। तो आपको पता है वेटलैंड जो है रामसर कन्वेंशन से संबंधित है। तो यहाँ रामसर वाला एक ही ऑप्शन है, बाकी सारे गलत हो जाएंगे हमारे। तो रामसर कन्वेंशन की हो जाएगी ये बात, ठीक है। इससे हम बात करेंगे 2 फरवरी 1971 की बात है, 2 फरवरी 1971। ये रामसर ईरान में पड़ता है, याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें हम देखो यहाँ पर एक चीज़ और बता दें आपको, चलो यहाँ पर एक हमारा आंसर तो यही हो जाएगा। यहाँ लिखा है रामसर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड सम्मेलन है। यह एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके संसाधनों के समझदारी से उपयोग के लिए निर्मित है। इसे फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था। और ये कब, 2 फरवरी को, इसीलिए ही हम 2 फरवरी को वेटलैंड डे या आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम दिसंबर 1975 में ये लागू किया गया। फिर भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस संधि पर भी हस्ताक्षर कर दिए थे। आगे बात करेंगे हम, 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सेवन का सदस्य नहीं है, सेवन का, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, सेवन में क्या होता है, साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क, ये सेवन का फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें हमारा कौन सा, इसमें अफगानिस्तान शामिल है, ठीक है। तो इसमें अफगानिस्तान शामिल है। अच्छा, इसकी बात करेंगे तो थोड़ा डिटेल आपको याद रख लेना यहाँ पर कि दिए गए विकल्पों में अफगानिस्तान देश साबिन साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क का सदस्य देश है। साबिन एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है जो दक्षिण एशियाई देशों के बीच वन्यजीव संरक्षण और उसके अवैध वन्यजीव व्यापार के खिलाफ कानून प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत याद रख लेना। चलिए आगे बात करेंगे हम। नेक्स्ट हमारा है, अच्छा, साबिन की बात की जाए तो ये साबिन में कुछ महत्वपूर्ण देश देख लेते हैं जो कितने हैं, कौन कौन से हैं। जैसे बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो कितना, बांग्लादेश, भूटान, भारत 3 और 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर कितना, ये 8 देश हो जाएंगे, ठीक है, 8 देश इसमें शामिल हो जाएंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि उस आंदोलन की पहचान कीजिए, पहचान करें जो वनों के बारे में आम जनता की जागरूकता का जीवंत उदाहरण है। तो आपने देखा होगा वनों से रिलेटेड सबसे पहले बात की जाए 1973 की बात है, एक चिपको आंदोलन था, चिपको आंदोलन था, ठीक है। तो चिपको आंदोलन ये कहाँ, उत्तराखंड के चमोली जिले में। तो इसका आंसर पहले तो ये याद रख लेना, ये किससे, वन संरक्षण से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसकी डिटेल देखो, चिपको आंदोलन वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली, तब ये क्या था, उत्तर प्रदेश पूरा था, क्योंकि आपको पता है जो उत्तराखंड का गठन है वो 2000 में हुआ है, तो उससे पहले उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश के अंदर आता था। तो 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले, जो कि अब वर्तमान में उत्तराखंड में है, एक अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन के नेतृत्व जो करता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट। अब देखिए सुंदरलाल बहुगुणा तो आपने बहुत नाम सुना होगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन चंडी प्रसाद का नाम देने को मिल सकता है, क्योंकि मुख्य तो यही थे आपके चंडी प्रसाद भट्ट, उसके सहयोगी जरूर थे ये सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। चलिए और इसमें हमने बात करेंगे और कुछ क्या क्या दिया गया है, तो देखेंगे मई 2021 में इस आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे वो सुंदरलाल बहुगुणा की कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई। भारत में वनों की सुरक्षा तथा पर्यावरण सुरक्षा संबंधी अन्य प्रमुख आंदोलन कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए। तो देखिए कौन कौन से आंदोलन हैं, जैसे बिश्नोई आंदोलन, ये राजस्थान में चलाया गया था। साइलेंट वैली के जो प्रोजेक्ट है वो केरल में है, ये डायरेक्ट नाम पूछे जा सकते हैं, याद रखना, ठीक है। जंगल बचाओ आंदोलन बिहार में, अपिको आंदोलन कर्नाटक में, नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बॉर्डर पर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम पूछे जा सकते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन में बाबा आमटे, मेधा पाटेकर और बाबा आमटे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा अपिको आंदोलन का पूछा जाए तो अपिको आंदोलन में हम आपको कूटपाट बताते हैं, एपी, ए से हो जाएगा आपका अपिको आंदोलन और पी से हो जाएगा आपका पांडुरंग हेगड़े, पांडुरंग, तो आपको नाम याद रख लेना ये। तो आपको अपिको आंदोलन क्या है, अपिको ए से ए पी याद रखेंगे, ए से अपिको आंदोलन, पी से पांडुरंग हेगड़े, तो ये इनके प्रणेता थे, ये एग्जाम में बनता है तो इसलिए बता दिया आपको, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है आपका, जैविक संरक्षण में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार किस मुद्दे के कारण कई अनोखे जानवर और पौधे विलुप्त हो जाएंगे। तो इसमें हमारा चारों विकल्प देख लीजिए, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चिपको आंदोलन संबंधित है। तो अभी हमने देखा कि जो है बाघ जो हमारा वन है, वन के संरक्षण से, तो यहाँ संरक्षण तो दिया जा रहा था, वही पादप का मतलब है पेड़ पौधे या वन के संरक्षण थे, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। घड़ियाल, बाघ और पादप प्रजनन ये अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो कभी कभार क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, चंडी प्रसाद और सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। ये तत्कालीन जो उत्तर प्रदेश था पहले, वर्तमान में उत्तराखंड में है, ये चमोली जिले उत्तराखंड में पड़ता था, ठीक है। और कहाँ पर, गोपेश्वर नामक स्थान पर, और ये 1973 की बात है, ठीक। चलिए चंडी प्रसाद भट्ट का भी नाम याद रख लीजिए, और ये पादप संरक्षण या वन संरक्षण से रिलेटेड है। इसकी बात याद रखेंगे कि जो सुंदरलाल बहुगुणा थे उनका जो 21 मई 2021 को ये मृत्यु हो गई थी, जो कि कोविड-19 के दौरान, ठीक है। चलिए 21वां क्वेश्चन है हमारा कि एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है वो कौन सा है। तो इसमें हम बात करेंगे ग्रीन पीस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन पीस, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हम बात करेंगे इसके बारे में कुछ डिटेल, तो यहाँ डिटेल देख लीजिए, लिखा क्या है, ग्रीन पीस पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है जिसका प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है, ठीक है। इसकी स्थापना 1971 में कनाडा के वैंकूवर में की गई थी। प्रारंभ में इसका उद्देश्य अमेरिका द्वारा अलास्का में किए जाने वाले नाभिकीय परीक्षण का विरोध करना था। फिर बात करेंगे ग्रीन पीस का वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। ग्रीन पीस इंडिया की स्थापना 2001 में मई में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। तो याद रखेंगे, अगर आपसे ग्रीन पीस का मुख्यालय पूछा जाए तो आप बताएंगे आपका एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, लेकिन ग्रीन पीस इंडिया की बात की जाए तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और इसकी जो इंटरनेशनल वाला ग्रीन पीस है इसकी स्थापना 1971 में हुई थी, जबकि जो भारत का है ग्रीन पीस इंडिया इसकी 2001 में स्थापना हुई थी। तो यही तो एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अब बात करेंगे हम राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन लिखा है हमारा कि सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थित, तो ये पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। सरिस्का में याद रखेंगे सरिस्का, उसके बाद केवलादेव घाना पक्षी विहार, ठीक है, और ये हमारा भरतपुर वाला, ठीक है, और भी हो जाएंगे। चलिए तो हम बात करेंगे इसकी, अब डिटेल याद रखना, डिटेल इंपॉर्टेंट है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में पड़ता है। यह अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। वर्ष 1955 में यह वन्यजीव अभ्यारण्य बना था तथा 1978 और 1979 में इसे बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था। और एक और ऑप्शन है, जैसे आप बात करेंगे नागार्जुन सागर की बात करेंगे तो ये श्री सैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। नागार्जुन सागर जो श्री सैलम टाइगर रिजर्व है वो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे बात करेंगे 23वें क्वेश्चन की। तो किस देश में दुनिया की सबसे अधिक बाघों की आबादी है। तो बाघों की जो आबादी है वो क्या हो जाएगा हमारा भारत में, तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, टाइगर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, टाइगर जो प्रोजेक्ट आया था वो आया था 1973 में, ठीक। और टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है आपको पता होगा, सब सर्वाधिक बाघों की संख्या जो है वो आपको एमपी में है, तो टाइगर स्टेट भी एमपी को बोला जाता है। तो इससे रिलेटेड कुछ डिटेल हैं वो देख लीजिए। जैसे आपसे पूछा जाए भारत में बाघों की आबादी विश्व की किसी भी देश की तुलना में सर्वाधिक है, तो यानी कि बाघों की संख्या सर्वाधिक हो गई। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो भारत में बाघों की संख्या को वृद्धि और मुख्य कारण है, मतलब प्रोजेक्ट टाइगर का जो मुख्य कारण है बाघों की संख्या में वृद्धि। और ये जो आया था वो कब आया था 1973 में। 2025 में मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान 58वां अभ्यारण्य घोषित हुआ और 2024 में 3167 भारत में बाघों की संख्या हो गई है। तो ठीक है, ये डाटा था 2024 का। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व का प्रसिद्ध वन्यजीव गंतव्य है। आपको ये बताना है ये जो ताडोबा अंधेरी है ये कहाँ पर स्थित है। तो आपने देखा होगा अंधेरी 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 नाम सुना होगा, अंधेरी मुंबई, अंधेरी कहाँ, मुंबई, आपने फिल्मों में नाम सुना होगा। तो ये ताडोबा अंधेरी जो है ये कहाँ पर स्थित है, मुंबई, ये महाराष्ट्र में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब इसकी डिटेल देख लें थोड़ा, क्या लिखा है। ताडोबा अंधारी जो टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है। वर्तमान में देश में 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। 57वां जो टाइगर रिजर्व है वो रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में पड़ता है। 58वां टाइगर रिजर्व है वो माधव टाइगर रिजर्व है, वो भी मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है कि आमतौर पर एक ही प्रजाति के जीवों का एक समूह जो एक विशिष्ट समय के दौरान एक निश्चित क्षेत्र पर कब्जा करता है वो क्या कहलाता है। स्थान, व्यक्ति, संख्या या समुदाय। तो ये समुदाय कहलाएगा, ठीक है। वैसे भी आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा ये क्या है, जनसंख्या है ना ये क्वेश्चन। अच्छा सॉरी आपसे पूछा क्या था, देखो खालिस्तान आमतौर पर एक ही प्रजाति के जीवों का एक समूह जो एक विशिष्ट समय के दौरान एक निश्चित क्षेत्र पर कब्जा कर लेता, तो ये तो जनसंख्या हो जाएगा, ठीक है। अगर उनका ग्रुप पूछा जाता तो उसे तो हम समूह बोल देते, लेकिन उनका जो समय में एक निश्चित जो जोड़ बन रहा है बहुत सारी जनसंख्या का, बहुत सारे समुदाय का, तो वो एक तरीके से जनसंख्या को डिनोट करेगा। चलिए आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट 26वें प्रश्न की। 26वां प्रश्न है, देखिएगा, महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। महत्वपूर्ण, वो भी किस में, वन्यजीव सुरक्षा में। तो वन्यजीव सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान कौन कौन से हैं जो दिए जाते हैं। तो हम बात करेंगे इसमें नेहा सहगल पुरस्कार, मेधा पाटकर पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार और माही गिल पुरस्कार। तो ये अमृता देवी जो पुरस्कार है ये हमारा वन सुरक्षा से रिलेटेड है, ये दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अमृता देवी बिश्नोई जो वन्यजीव पुरस्कार, ये भारत सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण के महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। और ये जो है 2001 में शुरू किया गया था और 2024-25 में अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है वो डॉक्टर गौरी शंकर और गोविंद भारद्वाज को दिया गया था। आगे नेक्स्ट हमारा 27वां क्वेश्चन है, लिखा है कि ऐसी प्रजातियां जिनकी उपस्थिति अन्य प्रजातियों के समूह को उपस्थिति को इंगित करती हैं और जिनकी अनुपस्थिति प्रजातियों के उस पूरे समूह की कमी को इंगित करती हैं, खालिस्तान क्या कहलाती हैं। तो ये कहलाती हैं संकेतक प्रजातियां, इंडिकेटर या सूचक। इंडिकेटर
इंडिकेटर स्पेसीज या सूचक प्रजातियां, जिसे हम संकेतक प्रजातियां कह सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे हम 28वें क्वेश्चन की। लिखा है वेदांतंगल, जो वेदांतंगल है, वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसकी बात करेंगे तो ये हमारा तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो याद रखना वेदांतगल जो पक्षी अभ्यारण्य है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत का सबसे पुराना व सबसे छोटा जल पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? तो यही है वेदांतगल, और ये 1928 में पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया था। तो याद रखना भारत का सबसे पुराना और सबसे छोटा जल पक्षी अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा? वेदांतगल। 1928 में ये तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया था। चलिए आगे हम बात करेंगे पक्के बाघ अभ्यारण्य। पक्के बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन हमारे पास मेघालय हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश। तो हम बात करेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पक्के बाघ जो बाघ अभ्यारण्य है वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जो कि पूर्वी कामेंग जिले में स्थित है। और वर्तमान में टोटल 58 बाघ रिजर्व या टाइगर रिजर्व हुए हैं, तो हमने अभी पीछे ही बताए थे। ठीक है, 54वां कौन सा था? माधववाला, एमपी में पड़ता है। रातापानी 53वां था, जो भी एमपी में पड़ता है। अच्छा, हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन कि थट्टेकड़। थट्टेकड़ जो पक्षी अभ्यारण्य है ये कहाँ पर स्थित है? तो इस तरीके से हम देखेंगे तो थट्टेकड़ ये केरल में स्थित है। थट्टेकड़ केरल में स्थित है। आगे बात करेंगे हम। चलिए आगे हमारा एलिफेंट रिजर्व कहाँ स्थित है? तो आपको इसमें देख लेना है कौन सा है। ये हो जाएगा इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। तो ये हो जाएगा कामिंग एलिफेंट रिजर्व जो है, कामिंग एलिफेंट रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, ये क्या है? कामिंग पश्चिमी कामिंग और पूर्वी कामिंग जिले में स्थित है। हाथी परियोजना भारत सरकार द्वारा 1992 में शुरू की गई थी। ठीक है, जैसे आप देखेंगे जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो 1992 इसका आंसर हो जाएगा अगर प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछा जाए। ठीक, और बात करेंगे भारत का पहला हाथी जो रिजर्व है, सिंह भूमि है, वो हाथी रिजर्व है। कौन सी? भारत का पहला जो एलिफेंट टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? अच्छा, एलिफेंट रिजर्व जो है भारत का पहला हाथी रिजर्व या एलिफेंट रिजर्व वो कौन सा है? सिंह भूमि रिजर्व है, जो कि सिंह भूमि झारखंड में है। इसकी स्थापना 2001 में होती है और हाथी को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अक्टूबर 2010 में भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस क्वेश्चन को याद रख लेना, इसे अच्छे से नोट कर लेना कि आपका जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, एलिफेंट परियोजना, वो कब आई थी? 1992 में। ठीक है, और कामिंग एलिफेंट रिजर्व है वो कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। इसके साथ साथ भारत का पहला एलिफेंट जो रिजर्व है वो कौन सा है? सिंह भूमि एलिफेंट रिजर्व है, झारखंड में स्थित है। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो 2001 में हुई थी और हाथी को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ही अक्टूबर 2010 में भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। आगे बात करेंगे 32वें क्वेश्चन की किसे दुनिया का पहला टाइगर उद्यान माना जाता है? तो विश्व जो है दुनिया का या विश्व का जो पहला है इसे हम बोलते हैं येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान। येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर पड़ता है? तो आपको याद रखना है ये हमारा USA संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, याद रखेंगे। ठीक है, येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर डिटेल भी लिखा है, याद रखेंगे। येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान को विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। इसकी स्थापना 1872 में संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसे बाद में हेली नेशनल पार्क और रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। इसे 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से उत्तराखंड के नैनीताल में स्थापित किया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1900 यहाँ टाइगर होगा, प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 के अंतर्गत भी इसे आने वाला ये पहला राष्ट्रीय उद्यान था। इसमें मतलब ये शामिल किया गया था, तब ये पहला था। अगला क्वेश्चन है कि त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र में स्थित घड़ियाल मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी वाला नदी अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये देखेंगे घड़ियालों की जो ज़्यादा संख्या है वो चंबल नदी के आसपास है। अगर आपका विकल्प चंबल होगा तो सबसे पहले आपको चंबल ही लगाना है। तो देखिए आपका लिखा है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, तो ये चंबल नदी के आसपास जो इनका अभ्यारण्य ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की जो स्थापना है वो 1979 में की गई थी और ये राजस्थान
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की ये संयुक्त है और इसे हम त्रिबिंदु के पास चंबल नदी के क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक है, तीनों नदियों का संयुक्त है, ये चीज़ याद रखेंगे। चलो अब बात करेंगे हम, अगला क्वेश्चन है काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो काराकोरम क्या है, एक तरीके से एक दर्रा भी है, पास भी है। तो काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है, लद्दाख के लेह जिले में है। काराकोरम रेंज, काराकोरम जो रेंज पड़ती है उसके पूर्वी भाग में स्थित है। यह अभ्यारण्य चिरू या तिब्बती मृग के प्रवास के लिए अनुकूल स्थल है, इसके लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है स्थित है। इसे हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा मणिपुर में स्थित है। इसे हम तैरता हुआ पार्क या पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की जो झील है वो इसी के अंदर है, जिसे हम लोकटक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लोकटक झील। चलिए तो इसकी डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, तो यहाँ पर एक चीज़ और याद रख लेना कि जो केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान था, ठीक है, वो 1977 में बनाया गया था या घोषित किया गया था। आगे हमारा 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व भी है। तो बात करेंगे ये पन्ना टाइगर रिजर्व है और एक तरीके से राष्ट्रीय उद्यान और एक टाइगर रिजर्व भी है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व भारत का 22वां बाघ अभ्यारण्य है। यह मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, इसे 1994 में भारत सरकार द्वारा एक परियोजना टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। भारत का पहला टाइगर रिजर्व हेजली नेशनल पार्क, जिसे हम जिम कॉर्बेट कहते हैं, वो स्थापित किया गया था। 1936 में हेली नेशनल पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क करा गया था। उत्तराखंड में ये है। तो याद रखना भारत का पहला जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है, हेली नेशनल पार्क, या इसका टाइगर का नाम दूसरा क्या मिलेगा हमें, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। लेकिन वर्तमान में इसका जो नाम है वो रामगंगा नेशनल पार्क है। ठीक है, 37वां क्वेश्चन देखेंगे, सतमालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित में प्रदेश में पड़ता है। तो ये दादरा नागर हवेली में पड़ता है। तो सतमालिया हिरण अभ्यारण्य भारत की केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली में स्थित है। ठीक है, इसमें हिरण की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कई प्रकार के अन्य जानवर जैसे सांभर, चीतल आदि की प्रजातियां भी यहाँ देखने को मिलती हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं 38वां क्वेश्चन। तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चीता के पुनर्परिचय के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। तो ये हो जाएगा नामीबिया। तो आपको पता है हमारे देश में नामीबिया से चीते लाए जा चुके हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका, नामीबिया। अच्छा, इसको डिटेल पढ़ लेते हैं, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा अफ्रीका के नामीबिया देश से लाए जा चुके हैं और 2 देशों से भी और लाए जा चुके हैं। ठीक है, तो जुलाई 2022 में भारत ने नामीबिया के साथ चीता के पुनर्परिचय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और इस समझौता ज्ञापन के तहत वन्यजीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए पारस्परिक लाभप्रद संबंधों के विकास को दिशा दी जाएगी। भारत में चीता परियोजना को दोबारा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य भारत में 1952 में विलुप्त हो चुके चीते की सामूहिक संख्या को बढ़ाना था। और कूनो नेशनल पार्क, जो कि शिवपुरी एमपी में पड़ता है, कूनो नेशनल पार्क, उसमें अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया था, जिनमें से कुछ मर भी गए थे, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना, और यहाँ पर 2 देशों से और आपके चीते आ चुके हैं, तो वो आपको कमेंट में बताना है। करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाएगा कि कहाँ कहाँ से चीते आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर जो है वो कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, जैसे बांदीपुर नेशनल पार्क की स्थापना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1974 में की गई थी। आपने प्रोजेक्ट टाइगर कब देखा था, 1972 में आया था। ठीक है, अच्छा, अभी हमने देखा था एक चंबल वाला जो अभ्यारण्य था वो एक ट्राई जंक्शन वाला था। तो ऐसे ही ये वाला भी है, ये भी एक ट्राई जंक्शन क्षेत्र वाला है। क्यों, क्योंकि ये कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य के बॉर्डर पर है ये भी। तो ये भी एक ट्राई जंक्शन को दिखाएगा। ठीक, इसके साथ साथ हम बात करेंगे कर्नाटक के अंदर अन्य टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं। जैसे भद्रा टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, इसके लिए हम इंपॉर्टेंट लगाएंगे, ये इसको नोट कर लेना। डंडेली अंशी टाइगर रिजर्व, बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व। तो ये नागरहोल बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसको भी याद रख लेना, ये भी कर्नाटक में है।
आगे हमारा 40वां क्वेश्चन है, लिखा है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जो किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर राज्य के किश्तवाड़ जिले में और चिनाब नदी के समीप स्थित है। इसके साथ साथ दचीगाम जो नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क है, काजी नाग नेशनल पार्क और जम्मू कश्मीर के अन्य नेशनल पार्क भी इसी में है। यानी कि कौन कौन से आपने देखा, अभी तो हमने देखा था किश्तवाड़, तो ये जो किश्तवाड़ वाला है नेशनल पार्क ये तो आपका कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ठीक, इसके साथ साथ दचीगाम, सलीम अली नेशनल पार्क और काजीनाग ये भी नेशनल पार्क भी कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में है। चलिए आगे बात करेंगे हम, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम कौन सा है? तो अभी हमने बताया था कि केवलादेव घाना पक्षी विहार जो है वो राजस्थान में स्थित है, कहाँ पर, भरतपुर में स्थित है। चलिए इसकी कभी कभार डिटेल अगर पूछा जाए तो आप बता देंगे कि 10 मार्च 1982 को राष्ट्रीय उद्यान का इसका दर्जा मिला था। ठीक है, केवलादेव घाना पक्षी विहार उद्यान इसका नाम हो जाएगा और ये राजस्थान के भरतपुर जिले में है। ठीक है, इसके साथ साथ अब बात करेंगे यहाँ से। ठीक है, ठीक है, चलिए घाट प्रवाह पक्षी अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये घाट प्रवाह जो अभ्यारण्य है वो बेलगाम कर्नाटक में स्थित है। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में है। भैंसरोड़गढ़ अभ्यारण्य ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। तो राजस्थान के कुछ अन्य हैं, याद रखेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है जो कि असम में पड़ता है। ठीक है, एक और असम का एक और याद रखना, मानस जीव अभ्यारण्य, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये किसके लिए, हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो और भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे आगे। चलिए देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न ये कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। कान्हा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है। पेरियार नेशनल पार्क ये केरल में है। सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो सुंदरबन नेशनल पार्क है या सुंदरबन का जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर मैंग्रोव वन की अधिकता है। मैंग्रोव, कई कभार क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मैंग्रोव वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में, तो उसी में ये सुंदरबन पड़ता है, याद रखेंगे। भारत में कुल कितने संरक्षित जैव बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो हम बात करेंगे इसमें 18 हैं। ठीक है, अब देख लेना 18 हैं। चलिए तो ये तो हो गया 18, और अगर आपका ये करंट में बदला हो तो वो भी देख लेना आप। ठीक है, तो ये भारत में कुल 18 जैव रिजर्व हैं, क्योंकि इनका जो डाटा है वो बदलता रहता है। चलिए अब हम बात करेंगे इसमें नीलगिरी, नोकरेक, नंदा देवी, मानस, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, सिमलीपाल, डिब्रू सैखवा, देहांग और पचमढ़ी। ठीक है, इसके बाद कौन सा था? ये हमारा पचमढ़ी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। चलिए इतना हो गया, पचमढ़ी तक हो गया। ठीक है, कंचनजंगा, अगस्तमलाई, अचानकमार, अमरकंटक, कच्छ, शीत रेगिस्तान, शेषा चलम पहाड़ियाँ, पन्ना सबसे नया। तो ये चीज़ें याद रख लेना। ठीक है, 18 बायो रिजर्व हैं। चलिए आगे बात करेंगे हम, दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है। दांडेली कर्नाटक में स्थित है। चलिए आगे बात करेंगे हम, चलिए आगे बात करेंगे कीथम, कीथम लिखा है, यहाँ कीथम लिख सकते हैं, यहाँ था भी लिख सकते हैं। कीथम झील और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो किस शहर के पास स्थित है? तो ये आगरा के पास स्थित है। ठीक है, कीथम झील सिकंदरा से 12 किलोमीटर दूर स्थित है, आगरा से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, कीथम झील के साथ एक पक्षी विहार भी है जिसे सुर सरोवर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। और इस झील में हम बात करेंगे, इस झील को 2020 में संरक्षित रामसर स्थल के रूप में भी नामित किया गया था। ठीक है, और ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा केरल में। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात बढ़ेंगे, थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा केरल। आगे याद रखेंगे, ये हो जाएगा केरल। अच्छा, थट्टीकड़ पक्षी अभ्यारण्य कोठमंगलम केरल में स्थित यह प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य एर्नाकुलम जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। चलिए ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्या है, एक चीज़ और याद रखना,
यहाँ पर इस अभ्यारण्य को भारत का सबसे आकर्षक पक्षी अभ्यारण्य में से एक माना जाता है। क्यों? यहाँ देखिए, यह अभ्यारण्य भारत के पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली द्वारा स्थापित किया गया था। तो आपने पता है, आपको याद रखना है कि जो भारत के पक्षी वैज्ञानिक थे वो कौन थे? सलीम अली थे। इनके द्वारा कौन सा पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किया गया था? तो थट्टीगढ़ पक्षी अभ्यारण्य। अगला है हमारा भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा ये कहाँ पर? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे इसमें। भद्रा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपके कर्नाटक में पड़ता है, लेकिन कुछ और अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य है वो देख लीजिए। तो यहाँ हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य है वो झारखंड में है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में। मदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना। घाना पक्षी विहार राजस्थान। रणथंभौर वन्यजीव विहार राजस्थान में पड़ता है। अब हम बात करेंगे जो आगे जो क्वेश्चन है, अब हम बात करेंगे पॉल्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, प्रदूषण से रिलेटेड क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड CPCB के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम NAAMP के तहत निगरानी किए जाने वाले मानदंड वायु प्रदूषकों की सूची में शामिल नहीं हैं? तो जल्दी से इसके विकल्प देख लीजिए। तो यहाँ पर हमारा हम विकल्प देख लीजिए। यहाँ लिखा है ये अमोनिया NH3, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, फिर ये नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, ये कणकीय पदार्थ 10 PM, ये वाला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने देखे थे ये वाले सारे के सारे प्रदूषण की श्रेणी में आते हैं। ठीक, तो आपने देखा होगा इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा D वाला, क्योंकि नहीं वाला पूछा था हमसे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद साथ साथ हमें याद रखना है प्रदूषकों कौन कौन से प्रदूषक और भी हैं। तो ये इतने सारे हैं, नाम लिखे हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि NCAP राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के आंकड़ों के अनुसार गोरखपुर शहर उत्तर प्रदेश ने वित्त वर्ष 2019-20 में वार्षिक औसत PM10 सांद्रता 280 म्यूजी एम मीटर क्यूब दर्ज की। वित्त वर्ष 2021-22 में लक्ष्य में कमी 138 म्यूजी मीटर प्रति घन मीटर थी और वास्तविक सांद्रता 142 म्यू जी प्रति घन मीटर प्राप्त हुई। इसके आधार पर PM10 सांद्रता में इकाई कौन कौन सी हो जाएगी? तो ये 138 वाला लिखा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 138 म्यूजी, ठीक है, घन मीटर। अच्छा, इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है, ये देख लीजिए 2021-22 की सांद्रता जो है वो 142, 19-20 की सांद्रता 280 और इनमें सांद्रता में जो कमी आई है वो कितनी कमी आई है आप देखेंगे तो 280 में 142 घटा देंगे तो यही आंसर आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अम्लीय वर्षा में अम्लों का जमाव कितने प्रकार का होता है? तो ये 2 प्रकार से होता है। ठीक है, 2 प्रकार से होता है। अच्छा, एक गीला जमाव हो सकता है, एक सूखा जमाव हो सकता है। ठीक है, गीला जमाव तब होता है जब सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बादलों में शामिल होकर बारिश बर्फ या कोहरे के रूप में जमीन पर गिरते हैं। लेकिन जब सूखा जमाव तब होता है जब एसिड सीधे हवा में मौजूद रहकर जमीन, पौधों या अन्य सतहों पर जमा हो जाते हैं। तो आपको याद रखना 2 तरीके से होता है। वायुमंडल में यहाँ पर हमें याद रखना है, ठीक है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांशतः उत्सर्जित खालिस्तान को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। जो अवरक्त विकिरणें होती हैं वो क्या होता है? अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, ग्रीन हाउस गैसें अवरक्त विकिरणों को ग्रहण करती हैं और नीचे रह जाती हैं, लेकिन सूर्य से कौन कौन सी किरणें आती हैं? पराबैंगनी किरणें भी आती हैं, याद रखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से ये क्वेश्चन अच्छा है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? वायु प्रदूषक नहीं है कणकीय पदार्थ ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। आपको पता है ऑक्सीजन तो बिल्कुल सही होता है वातावरण के लिए, तो ये हमारा प्रदूषक नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी सारे प्रदूषक हैं। इसके साथ साथ और कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हमने यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कणकीय पदार्थ, ये सभी प्रदूषक होते हैं। चलिए आगे बात करेंगे हम। यहाँ अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखा क्या है ये देखिए। चलिए, बहुत शानदार प्रश्न है। निम्न में से कौन सी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं?
तो ये परावैंगनी किरणें अवशोषित हो जाती हैं ओजोन परत के द्वारा। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या है, आपको यहाँ से पॉइंट पढ़ना है। परावैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर, दृष्टिहीनता, त्वचा का जलना आदि रोग हो सकते हैं। मानवीय क्रियाकलापों द्वारा वायुमंडल में प्रेषित क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि CFC, हाइड्रोक्लोरोकार्बन HCFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि से ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। ठीक है, तो ओजोन परत जो है वो किस मंडल में पाई जाती है, तो पृथ्वी के ये समताप मंडल में पाई जाती है। तो कई बार यही चीज़ पूछ लेना, कोई एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण या मापदंड नहीं है। तो पीने के पानी का, तो देखो दूषणकारी तत्व से मुक्त, ये तो सही हो जाएगा पानी। फिर तो खनिज पदार्थों से युक्त, ये भी सही हो जाएगा। स्वादिष्ट, ये भी सही है। लेकिन एसिडिक pH, ये हमारा एसिडिक अम्ल वाला नहीं होगा। ठीक है, तो यही हमसे नहीं वाला क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे है हमारा 56वां क्वेश्चन कि पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा सिफारिश की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.7 ppm। ठीक है, 0.7 ppm। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता है। तो ये हो जाएगा ओजोन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। चलिए अच्छा, एक यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि जल, यहाँ पर देखो बीमारियों से नीचे यहाँ लिखा है, जल प्रदूषण को कम करने व जल संरक्षण के लिए रियो डी जेनेरो में 1992 में एक संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण विकास बैठक स्वच्छ जल हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था कि 22 मार्च को प्रति वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, आपको पता है विश्व जो पृथ्वी सम्मेलन है वो कब हुआ था, रियो डी जेनेरो में, और ये 1992 में ही हुआ था। अगला है, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्न में से किसके कारण है। तो ये हो जाएंगे आबादी बढ़ने के कारण है। ठीक है, ये आबादी बढ़ने के कारण ये ऐसा हो रहा है। चलिए आगे बात करेंगे। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्थेनियम को कैसे जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये जाइग्रोग्रामा वाइकोलोराटा इससे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 60वां, निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपको होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपको ये चीज़ याद रखना है, ये वाला नोट्स पढ़ लेना है पूरा का पूरा। ठीक है, बाकी ये भी मुख्यतः होती हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन क्या बनेगा कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो ये स्ट्रेटोस्फीयर या हम कह सकते हैं समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत का कार्य क्या है, ये ओजोन परत जो होती है वो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को रोकने में मदद करती है। ठीक है, और ये पृथ्वी की रक्षा भी करती है। इसके स्वरूप क्या होती है, पृथ्वी की रक्षा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन रह गया हमारा। क्वेश्चन लिखा है कि खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। वे 2 पदार्थ कौन कौन से हैं। यानी कि अगर हम मरकरी साइनाइड को मिला दें, मिक्सचर कर दें, और इसके जो पदार्थ है, इससे क्या है व्यक्ति की जो क्या है मृत्यु हो जाती है। चलिए अब देखिए, अब एक क्या क्या पूछा जाता है, यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक, एक तो पदार्थ मरकरी और दूसरा साइनाइड है, जिनके प्रत्यक्ष प्रभाव से मृत्यु हो सकती है। जैसे पारा या मरकरी जो है वो पानी में घुलकर मिथाइल मरकरी बनाता है, और पारा वाष्प में घुलकर सांस लेने में परेशानी करता है, और थर्मामीटर, बैरोमीटर आदि बनाने में पारे का यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है। यानी कि मीथेन कहाँ से नहीं होती है। धान के खेतों से मीथेन उगाई जाती है, बनाई जाती है, पशुधन से, गन्ने के खेत से, लेकिन मोटर वाहन से नहीं, क्योंकि मोटर वाहन से तो आपको पता है सीधा का सीधा धुआं बनता है, तो वो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ना। चलिए आगे बात करेंगे फ्लाई ऐश की बात करेंगे। तो ये क्या है फ्लाई ऐश, तो ये ऐश के लघु कण होते हैं फ्लाई ऐश। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा है ताजमहल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा है। तो ये हम बात करेंगे ये SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड का। क्यों, क्योंकि इसके कारण जो ताजमहल का जो सफ़ेद रंग है वो पीला पड़ रहा है। अच्छा, अब इसकी डिटेल देख लेते हैं थोड़ा।
जिसे हम मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाए गए ताजमहल को सल्फर डाइऑक्साइड से खतरा है। क्यों? क्योंकि आजकल कारखानों से निकलने वाला जो SO2 है और N2O है, इससे ताजमहल के पत्थरों का क्षरण हो रहा है, जिससे ताजमहल की चमक हल्की पीली होती जा रही है। ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे। इससे क्या होता है, अम्लीय वर्षा होती है, जिससे इसका प्रभाव खराब हो जाता है, मतलब ये चमक चली जाती है। कोलीफॉर्म जीवाणु की संख्या निम्न में से किस के बारे में एक अनुमान प्रदान करती है? तो हम बात करेंगे, ये होती है नदी के जल में सूक्ष्मजीवी संदूषण। चलिए आगे बात करेंगे हम। आगे हमारा है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूचरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? भूचरण जो है वो किसके द्वारा रोका जा सकता है? वनारोपण के द्वारा। क्यों? पक्षी जनसंख्या बढ़ाकर, वनस्पति हटाकर, अति चराई, इनसे तो क्या है, उल्टा हो जाएगा। लेकिन वनारोपण से क्या है, इस भूचरण को रोका जा सकता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, मृदा अपरदन रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? भूचरण को रोका कैसे? एक तो वनोरोपण से, समोच्च जुताई जिसे हम सीढ़ीदार खेती बोल सकते हैं, या पट्टीदार खेड़ी या मेड़े बनाकर भी रोका जा सकता है। ठीक है। हरित गृह प्रभाव या जलवायु परिवर्तन, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसे देख लीजिए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में महत्वपूर्ण योगदान नहीं देती है? तो हम बात करेंगे, देखो, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो हम बात करेंगे नाइट्रस ऑक्साइड, तो इसमें से हमारा सिर्फ ऑक्सीजन होगा, ये वाला नहीं बढ़ाता है कार्बन डाइऑक्साइड। जो ग्रीन हाउस प्रभाव है ऑक्सीजन के द्वारा नहीं होता है, बाकी इन तीनों के द्वारा होता है। तो हमसे नहीं वाला पूछा था, तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लेना, सभी जो क्वेश्चन है आपके यूपी SSC आयोग ने पूछे हैं। देखिए कितने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं, आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, सारा रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आपको इसका पूरा PDF चाहिए तो वो बता दीजिए। हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस है, तो हम बात करेंगे इनमें से कि कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, ठीक। उसके बाद इनमें से हरित गृह के लिए मीथेन भी होती है, और यहाँ पर ये सारी की सारी हैं, लेकिन पूछा क्या है मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो ये जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है CO2, ठीक है। वायुमंडल जो अधिक गर्म होता है वो इसी के कारण होता है, तो CO2 की अधिकता से ये होता है। बाकी ये भी गैसें मौजूद होती हैं, ये भी याद रख लेना। ठीक है, चलिए, हमने आपको क्या बताया कि हरित गृह में मीथेन भी, नाइट्रस ऑक्साइड भी, क्लोरोफ्लोरो कार्बन भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा स्टील उच्च उन प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित नहीं किया जा सकता जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते हैं? अनिवार्य रूप से स्टील उत्पादन में हाइड्रोजन को अपचायक या ऑक्सीजन को हटाने वाला के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसमें आंसर देखिए, यहाँ पर लिखा है ग्रीन स्टील, जो आप वहाँ पर टिक कर लेना, ग्रीन स्टील। यहाँ पर डिटेल देख लीजिए। ठीक है, ग्रीन स्टील का आशय जीवाश्म ईंधन के उपयोग के बिना इस्पात के निर्माण से है। इसका निर्माण कोयला गैसीकरण या बिजली जैसे कम कार्बन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके किया जाता है। यह अंततः ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है तथा लागत कटौती कम करता है। अब बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? पृथ्वी का गर्म होना एक तरीके से। तो विकल्प में क्या देखा है? समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल पैटर्न में परिवर्तन, तटीय रेखा में परिवर्तन, तो ये क्या हो जाएगा? सभी। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो हमने क्या बोला? मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ओजोन, या ये सभी। अब देखो, ये सभी के सभी जिम्मेदार होती हैं, ठीक है, लेकिन सबसे कम ओजोन होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमसे नहीं गैस, नहीं का ऑप्शन तो है नहीं, जब मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों हैं ऑप्शन पूछा है, तो सभी गैसें जिम्मेदार होती हैं इसके लिए। ठीक है, अंटार्कटिका के डूम्सडे ग्लेशियर का मूल नाम क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा था? तो यह है थ्वाइट्स ग्लेशियर। आगे बात करेंगे, ये जो थ्वाइट्स ग्लेशियर है 120 किलोमीटर चौड़ा है, जो सबसे व्यापक है और तेजी से पिघल रहा है, जिससे पानी का स्तर बढ़ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखो, मीथेन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नाइट्रोजन। बाकी सारी की सारी ग्रीन हाउस गैस हैं। चलिए आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74वां। निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है?
तो जलवाष्प, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अभी देखो हमने नाइट्रस पढ़ा, जलवाष्प पढ़ा, ओजोन पढ़ा, तो सिर्फ हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को नहीं पढ़ा, तो ये नहीं होगी हमारी। ठीक है। और आपको याद रखना, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना सर्वप्रथम 1824 में में जोसेफ फोरियन ने दी थी। अच्छा, इसकी प्रमुख गैसें कौन कौन सी है, जैसे जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, कार्बन। ठीक है, ये हो जाएंगी बस। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, तो ये नहीं वाला पूछा था हमसे, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना, एक क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था अंतर्राष्ट्रीय समझौता के तहत, जो UNFCCC जो कराती है, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबंधित था, जो कि 2005 से प्रभावी हुआ है। ये ग्रीन हाउस को कम करने के लिए था, तो ग्रीन हाउस को कम करने के लिए था। अगला क्वेश्चन है 75वां, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आशा है ग्रीन हाउस से रिलेटेड गैस पूछा जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CH4 होता है, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होती है। ठीक है, ओजोन होता है लेकिन ऑक्सीजन नहीं होती है। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि खालिस्तान कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका, जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एयरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, लंबवत खेती कहा जाता है। जैसे हाइड्रोपोनिक्स बिना जल के पौधे उगाना, और एयरोपोनिक्स बिना वायु के पौधे उगाना। ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस GHG क्या है। ये क्या होती है, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O होती है। ठीक है। चलिए, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस भी होती है। अब बात करेंगे विश्व विरासत स्थल से रिलेटेड। ठीक है। रामसर स्थल तवा जलाशय किस राज्य में स्थित है। तो ये है हमारा मध्य प्रदेश में। तवा जलाशय मध्य प्रदेश में, क्योंकि यहीं पे एक तवा नदी भी निकलती है। ठीक है। पूछा जा सकता है कि तवा जलाशय मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में है। ठीक है, जो नया जिला बना था, और जो कि इटारसी में स्थित है। और इस जलाशय का जो निर्माण है वो 1978 में हुआ था। 2024 में इसे राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल के रूप में भी नामित किया गया था। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है। तो ये हम बात करेंगे कुतुब मीनार में स्थित है। ठीक है। अब बात करेंगे जो अलाई दरवाज़ा है, कुतुब मीनार विश्व विरासत स्थल में स्थित है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में कराया था। कुतुब मीनार परिसर में कुब्बात उल इस्लाम मस्जिद और इल्तुतमिश का मकबरा भी स्थित है। आगे बात करेंगे हम 80वां क्वेश्चन कि भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है। तो ये हमारा 7वां स्थान है। चलिए, विश्व धरोहर। ठीक है, तो विश्व धरोहर में सबसे ज़्यादा जो है वो इटली में है। ठीक है, ये 58 है, जो कि पुराना डाटा है, लेकिन आपको याद रखना नया डाटा देख लेना। ठीक है। अब बात की जा सकती है कि जो विश्व धरोहर है यूनेस्को का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है। जिसका जो गठन है यूनेस्को का, वो 16 नवंबर 1945 को हुआ था। ठीक है। चलिए, अब पर्यावरण विविधता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास होंगे। आराम से हमारा पूरा वीडियो कवर हो जाएगा। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये हमारा गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान मुख्यालय हरियाणा गुड़गांव में है। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। ठीक है। आगे बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है हमारा 82वां कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा हमारा लंदन में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। इसकी स्थापना 1961 में होती है पीटर बेनेसन के द्वारा। यह एक गैर सरकारी संगठन है जो मानव अधिकारों के लिए काम करता है, और वर्ष 1977 में एमनेस्टी इंटरनेशनल को अत्याचार के खिलाफ मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो ओस्लो में दिया जाता है, ओस्लो, नॉर्वे। ठीक है। अगला बात करेंगे, भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA का कब शुरू किया गया था। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर 9 अप्रैल 2023 में। ठीक है, तो याद रखना। इसकी बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जो है IBCA, इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 9 अप्रैल 2023 को मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर की गई थी PM मोदी के द्वारा।
आगे हमारा है 84वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट लिख लेना, ये कठिन भी लग रहे होंगे और एग्जाम में यही सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो GPCB है, इसने शहर और वर्ष इतने में कण पदार्थ उत्सर्जन के लिए व्यापार के लिए दुनिया का पहला बाजार शुरू किया था। तो ये हो जाएगा सूरत 2019, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जो गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ये GPCB ने सूरत शहर में 2019 में कण पदार्थ उत्सर्जन के व्यापार के लिए दुनिया का पहला बाजार शुरू किया था। आगे हमारा 85वां क्वेश्चन है, अभियान E8 निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा एलिफेंट या हाथी से संबंधित है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो अभियान E8 हाथी से संबंधित है, इसे हाथी 8 मिशन भी कहा जा सकता है कहते हैं, और यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंत्री स्तरीय बैठक का एक हिस्सा था जिसे 2011 में शुरू किया गया। और इस बैठक में 8 देशों ने हिस्सा लिया था, जैसे भारत, थाईलैंड, केन्या, बोत्सवाना और इंडोनेशिया, श्रीलंका, कांगो गणराज्य और तंजानिया ने भाग लिया था। अच्छा, हमने अभी पीछे एक क्वेश्चन बताया था कि जो टाइगर हैं वो दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से लाए गए हैं, लेकिन बोत्सवाना से भी आ चुके हैं। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा 86वां क्वेश्चन है कि भारत में FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है और यहीं से 2 साल में एक रिपोर्ट जारी होती है वन से रिलेटेड। ठीक है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। तो ये क्वेश्चन तो महत्वपूर्ण बनेगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर लेना आप। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पार्क सड़क के किनारे के रास्ते में और उसके आसपास सार्वजनिक और निजी स्वामित्व वाली भूमि पर पेड़ों का पालन और प्रबंधन खालिस्तान कहलाता है। आपने देखा होगा शहर में, गांव में या कहीं भी रास्ते में सड़क है, उसके किनारे जो शहरी में वृक्ष लगाए जाते हैं वो किसके तहत आते हैं? तो शहरी वानिकी के अंतर्गत। शहर में जो लगाते हैं वो शहरी वानिकी के अंतर्गत लगाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि बाघ आकलन अभ्यास प्रत्येक खालिस्तान वर्ष में एक बार किया जाता है। तो ये हो जाएगा 4 वर्ष में एक बार किया जाता है। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय बाघ आकलन अभ्यास प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार किया जाता है। इसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, भारतीय वन जीव संस्थान और राज्य वन विभाग की संयुक्त प्रयासों से आयोजित किया जाता है। 2022 के आकलन के अनुसार ये देश में कुल बाघ 3682 थे। वृद्धि प्रतिशत 6% और सर्वाधिक बाघों वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। टाइगर स्टेट कौन सा है? टाइगर स्टेट कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। इसमें 785 बाघ, कर्नाटक में 563 और उत्तराखंड में 560 बाघ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 89वां। ठीक है, 89वां आएगा ना? हाँ नहीं 89वां, हाँ 89वां आएगा। चलिए पहले 89वां क्वेश्चन देख लें। चलिए क्वेश्चन क्या है, न्यूमेटोफोर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये एक तरीके से रॉक बेड्स है, रॉक बेड। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं पहले इसकी डिटेल अच्छे से। अच्छा ये क्या है, सॉरी ये बी नहीं था, ऑप्शन डी था इसमें, दोबारा से देख लीजिए। न्यूमेटोफोर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये मैंग्रोव वन से रिलेटेड है। अच्छा हमने एक बात और बताई थी कि ये कहाँ, या तो वेस्ट बंगाल लिखा मिलेगा आंसर इसका, या सुंदरवन लिखा मिलेगा हमें, या आपको ये क्या मिलेगा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? ब्रह्मपुत्र गंगा के डेल्टा पर। ठीक है, सुंदरवन में। तो ये चीज़ एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे, 90वां क्वेश्चन है। ठीक है, 90वां क्वेश्चन है तो थोड़ा और देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन पर घरेलू अनुसंधान को बढ़ावा देने और देश की जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञता का निर्माण करने का प्रयास में जलवायु परिवर्तन आकलन संबंधी भारतीय नेटवर्क INCCA किस वर्ष शुरू किया गया? तो इसका जो आंसर है वो लिखा है 2009। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन आकलन संबंधी भारतीय नेटवर्क जो है INCCA की शुरुआत अक्टूबर 2009 में हुई थी। इसका जो उद्देश्य है वो जलवायु परिवर्तन पर घरेलू जलवायु अनुसंधान को बढ़ावा देना और देश की जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञता का निर्माण करना होता है। ठीक है, चलिए और भी है इसके तहत, और भी क्या इसके तहत और क्या क्या किया जा सकता है कि निर्माण में मापन, निगरानी और मॉडलिंग के उपयोग को बढ़ावा भी दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब 91वां प्रश्न है कि शीतोष्ण क्षेत्रों में जहाँ बर्फबारी आम होती है वहाँ मिट्टी के साथ पौधों को इसकी सामान्य स्थिति से ऊपर उठाने के कारण पौधों को होने वाली चोट को क्या कहा जाता है? तो ये हीविंग कहा जाता है, हीविंग कहा जाता है। ठीक है, हीविंग। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा 12वां क्वेश्चन है
कि खालिस्तान एक जीव है जो कार्बनिक सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। तो ये क्या है, ऑर्गेनोट्रोफ जो होता है ये प्राप्त करता है। चलिए आगे बात करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल की बात की जाए तो ये कब लागू हुआ था, तो ये 2005। एक बार फिर भी कंफर्म कर लें कि कब आया था। हाँ, 2005 में ही आया था। ठीक है। अच्छा, एक तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था जो 1987 का था, ओजोन परत संरक्षण से रिलेटेड। और ये कौन सा था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कौन सा था, मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 1987 में। और ये कहाँ पर, कनाडा में हुआ था। तो मॉन्ट्रियल कनाडा में। और ये किससे था, ओजोन से रिलेटेड था, O3 से रिलेटेड। ठीक है। लेकिन ये क्योटो प्रोटोकॉल था। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे दिसंबर 1997 में क्योटो जापान में अपनाया था और इसे 16 फरवरी 2005 से लागू किया गया था। इस प्रोटोकॉल के तहत विकसित देशों को 1990 के स्तर की तुलना में कम से कम 5.2% ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन की प्रक्रिया या ऑक्सीजन के नियंत्रण वातावरण में जलाई गई सामग्री निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये होती है पायरोलिसिस होती है। अगला क्वेश्चन है 95वां। ठीक है। इसके लाभ, अच्छा, जैव विविधता के संरक्षण और इसके लाभों के सतत उपयोग के लिए उचित उपाय करने के लिए वर्ष 1992 में आयोजित ऐतिहासिक जैव विविधता सम्मेलन, जो कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन, कहाँ आयोजित किया गया था, तो हमने अभी पीछे बताया था कि 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है वो रियो ब्राज़ील में हुआ था। तो रियो डी जेनरो या रियो जेनरो ब्राज़ील, ये हमारा लिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अच्छा, ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एजेंडा 21 का जो संबंध है वो किससे है, वो रियो पृथ्वी सम्मेलन से है। तो याद रखना, बहुत पूछा जाता है ये सम्मेलन। ठीक है, 1992 वाला रियो डी जेनरो ब्राज़ील में हुआ था। आगे बात करेंगे हम, नेक्स्ट ये लिखा है कि बायोडाइवर्सिटी फिनांस इनिशिएटिव जो है VIOFIN बायोफिन किसके साथ सहयोग में है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि UNDP है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम यूनेस्को कहते हैं, और आपके पास और विकल्प क्या क्या हैं, ये है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, गेट फाउंडेशन। तो ये आपको पता है जो बायोडाइवर्सिटी जो फाइनेंस इनिशिएटिव है बायोफाइनेंस, तो ये UNDP एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके साथ सहयोग में है। और UNDP ने हाल ही में जो वर्ष है 2012 में ये शुरू किया था बायोफिन। ठीक है, जो पहला जैव विविधता संरक्षण और सतत प्रबंधन के लिए मतलब ये जो पहल थी वो जैव विविधता संरक्षण और सतत प्रबंधन के लिए वित्त पोषण की चुनौतियों को संबोधित करती थी। चलिए 97वां प्रश्न है, भारतीय हाथी को खालिस्तान कहते हैं एलिफिस इंडियाना या लोक्सोडोंटा अफ्रीकाना, लोक्सोडोंटा साइक्लोटिस या एलिफस मैक्सिमस सब स्पीसीज इंडिकस। तो ये आपका डी ऑप्शन इसका राज। भारतीय हाथी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, एलिफस मैक्सिमस सब स्पीसीज इंडिकस है। यह एशियाई हाथी एलिफस मैक्सिमस की एक उप प्रजाति है। चलिए आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र अधिदेशित SDG सतत विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला भारतीय शहर है, तो ये हो जाएगा भोपाल। ठीक है, अगला हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 99वां कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दों में से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है, तो ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है, तो ओजोन परत के संरक्षण से। तो अभी हमने बताया था कि 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत के संरक्षण से रिलेटेड है और ये कनाडा में हुआ था। ठीक है, कनाडा में। ठीक है, और इसके साथ साथ याद रखना ये 16 सितंबर 1987 को हुआ था, इस वजह से 16 सितंबर को ही ओजोन परत संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, आगे हमारा है, यहाँ पर बात करेंगे अगले नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, तो ये प्राकृतिक गैस, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी मसालों के जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो ये इसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है इसरो की बात की जाए तो इसरो का जो हेड है वो कहाँ, इससे अच्छा पहले इसरो की स्थापना बता दीजिए। 15 अगस्त जो इसरो होता है ना हमारा इसरो है, इसकी जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 में हुई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो आपको कमेंट करके बता देना है। ठीक है, UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे बात करेंगे। अच्छा, अब क्या करेंगे हम कि जो 1992 में जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में, ठीक है, इसके दौरान ये क्या है 1994 में ये प्रभाव में आया था, और UNFCCC का जो मुख्यालय है वो बॉन जर्मनी में है। तो इससे रिलेटेड है, ये याद रखना। ठीक है, और इसी से रिलेटेड क्या है एजेंडा 21 है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अक्टूबर 2019 में भारत में इनमें से किस दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति की संख्या की गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया था? तो हम बात करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा हिम तेंदुआ, इसका राइट आंसर। चलिए हिम तेंदुआ हो जाएगा। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 आपको याद रखना है, और विश्व वन्य जीव अभ्यारण्य जो संरक्षण अधिनियम है वो 1972 वाला। चलिए अब बात करेंगे 105वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी का गुणवत्ता में गिरावट आई है? तो ये हो जाएगा गंदे पानी का सही से निपटान न करने से। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है लिखा है क्वेश्चन कि भारत में ऐसा कौन सा पहला एकमात्र राज्य है जो जहां छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य है? तो ये आपका तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे 107वां क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा चलाए गए किस अभियान के लिए दर्ज किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका क्लीन यूपी ग्रीन यूपी के लिए। ठीक है, तो ये कब की बात है? ये 7 नवंबर 2015 को क्लीन यूपी ग्रीन यूपी अभियान के तहत एक ही दिन में विभिन्न राज्यों में 10 लाख से अधिक वृक्षारोपण किया गया था। इसके तहत जो उत्तर प्रदेश राज्य का जो है ना गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड हुआ था, और इस समय जो CM थे वो कौन थे? अखिलेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये नगर पालिका के कूड़े कचड़े एक बड़े फर्नेंस में जलाए जाते हैं, इस फर्नेंस को क्या कहा जाता है? तो इंसिनरेटर कहा जाता है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट हमारा, ठीक है, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर है आपका 2003 में हुई थी। देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, आपको सभी आंसर कर लेने हैं। ठीक है, मार्च 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में नवीकरण स्रोतों का उपयोग करके 12.3 GW कुल बिजली उत्पादन करने की क्षमता है? तो इसका राइट आंसर कर्नाटक इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये क्या है पूरा जो EVS होता है पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। हमने बोला था जैसे कि 110 क्वेश्चन आपको करवाएंगे, तो ये आपका पूरा 110 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, अगर PDF चाहिए हो तो इसमें हमें जो कांटेक्ट करना, ठीक है, व्हाट्सएप ना आप ऐसे करना कि टेलीग्राम पर मैसेज डाल देना कि PDF चाहिए हो, तो PDF आपको ये प्रोवाइड करा देंगे हम। ठीक है, तो रिवीजन कर लेना अच्छे से। ठीक है, और पूरी बुक है ये, इसका हम पूरा सॉल्यूशन आपको करवाएंगे।